तो आज हम लोग करेंगे जून 2025 का सीएमए फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर का रिव्यू। पेपर तो बहुत इजी आया है इस बार, मतलब जिन बच्चों ने भी अटेम्प्ट दिया है उन बच्चों के लिए हमने लॉ के पेपर का रिव्यू लिया था, उसपे भी मैंने ये कहा था बहुत इजी पेपर है, और अब की बार जो पेपर आया वो भी बहुत इजी पेपर है। और सबसे अच्छी बात बताएं आपको, जो तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए जो भी हम आगे देखने वाले हैं, उन तीन में से दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज इट इज पुराने वाले नहीं। एक क्वेश्चन तो जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें दिया हुआ है, एक जून 2016 का क्वेश्चन है एज इट इज, फिगर्स में स्लाइड सा चेंज करा, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि वो है तो अलग, पहले नहीं आया हुआ है, लेकिन वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कॉस्ट आपको प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है पर यूनिट, इतना आसान। और जो ये एमसीक्यू दिए हुए हैं वो भी बहुत इजी दिए हुए हैं, एमसीक्यू बहुत ज्यादा टफ एमसीक्यूज नहीं है। तो पेपर तो दोनों इजी आए, चाहे लॉ का पेपर हो चाहे ऑडिट का पेपर हो। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी प्रिपरेशन अच्छे से करा है ना, तो ये पेपर उसके लिए बहुत ही आसान है। मतलब आराम से आप इस पेपर में आउट ऑफ 100 थोड़ा सा भी प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करके गए हैं तो 60+ मार्क्स लाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे रही तो आप 70+ मार्क्स भी इजीली लेकर आ सकते हैं। कुछ हम लेते हैं पहले क्वेश्चंस। अभी पहला जो पार्ट है इसका 20 नंबर का है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे 2-2 नंबर वाले। सच में इतना आसान सा पार्ट है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, 20 नंबर का पोर्शन करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगने वाले। मतलब 20 मिनट में ज्यादा बताऊंगा आपको। अगर मैंने 20 मिनट बोला 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए, मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन परसुएंस ऑफ अ डायरेक्शन under section 2 of the section 148 is to be furnished by the company to the central government along with full information and explanation and reservation विद ऑन क्वालिफिकेशन विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होती है। CRA 4 फॉर्म के अंदर जाती है। एज पर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स द कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल शैल बी रिकॉर्ड। ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बेटा यहां याद रखना, पैकिंग मटेरियल के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं पूछा है उन्होंने, कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स के हिसाब से पूछा है। जो CRA 1 फॉर्म होता है, उस CRA 1 फॉर्म के अंदर कुछ 31-32 आइटम्स दे रखे हैं, उनके अंदर ये आता है। आई थिंक 15 नंबर का आइटम है पैकिंग मटेरियल वाला। उसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट में आपको ये मिलेगा कि सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल को कहां डालना है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। As per Rule 8 of Companies Audit and Auditors Rules, the auditor who has resigned from the company shall file with the company registrar within a period of 30 days from the date of his resignation a statement in form number 83। उसमें इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने रेजिग्नेशन के बारे में। शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल बिलोंग्स टू विच सेक्टर, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड। ये रेगुलेटेड सेक्टर की कैटेगरी में आता है। लिस्ट है, जब हम लोगों ने क्लास में इसका प्रिपरेशन किया था तब मैंने कहा भी था कि रेगुलेटेड सेक्टर की जो लिस्ट है उसको रीड करके जाना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। Which of the following contains the properties and interrelationship of all the cost elements for the purpose of कैप्चरिंग रिक्वायर्ड रिपोर्ट एंड एक्सबीआर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉस्टिंग टेक्सोनॉमी उसके अंदर आएगा। वो अपने आप में एक तरीके से चेकलिस्ट ही है जिसके अंदर सारी टर्म्स होती है जो हम लोग XBRL में फाइलिंग के लिए यूज करते हैं। विच आर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द वेजेस and salaries is are to be included in cost audit report to the directors of the company? well ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ड्राफ्टिंग करने में शायद गलती हो गई है। कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं होती है, राइट। लेकिन वो होती है कॉस्ट रिपोर्ट टू BOD। डायरेक्टर्स नहीं बोलते, हम डायरेक्टर नहीं बोलते हैं क्योंकि किसी डायरेक्टर के लिए रिपोर्ट नहीं बनती है। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं CRA 3 फॉर्म की, ठीक है। CRA 3 फॉर्म की बात कर रहे हैं। CRA 3 फॉर्म कौन सा होता है? CRA 3 फॉर्म है जिसमें ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कंपनी को देता है। तो उसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to the wages and salaries to be given, the total wages and salary paid, total man days of the direct labor available and actually worked, a brief explanation of the variance in terms, and all of the above। इसका आंसर आएगा all of the above। then cost accounting standard number 5 deals with, बहुत ही आसान क्वेश्चन, equalized cost of transportation। देन उसके बाद में है इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड पीरियडिकली थ्रू आउट द ऑडिट वंस इन अ ईयर। कैसे करना होता है? देखो, थ्रू आउट द ऑडिट, इंटरनल ऑडिट टर्म का ही मतलब क्या है? जो पूरे साल भर चले, तो इट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, राइट। और ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड to the better management with a focus on transaction based analysis और compliance of the rules, risk identification and process improvement and budget। बहुत आसान है। आप अगर जब अपना ऑपरेशनल ऑडिट वाला चैप्टर देखेंगे, इसको खोलेंगे, तो उसमें एक बॉक्स मिलेगा जहां ऑपरेशनल ऑडिट चालू हो रहा है टॉपिक। उसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो एक बॉक्स मिलेगा जिसमें उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट का।
उसमें मिलेगा आपको ये आंसर, राइट। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर हमें तो मिल ही नहीं रहा कहाँ, तो मैं आपको बता दूं इसको, जब आप अपना मॉड्यूल खोलेंगे तो मॉड्यूल में जहां ऑपरेशनल ऑडिट का टॉपिक है उसी पेज पे एक बॉक्स आपको मिलेगा जिसमें कंपैरिजन दे रखा है, उस बॉक्स में मिलेगा इसका आंसर आपको। Which of the following is not prohibited, which is not, sorry, prescribed in the provisions of Prevention of Money Laundering Act? मतलब इनमें से कौन सा प्रिस्क्राइब नहीं? सीजर ऑफ प्रॉपर्टी हाँ है, क्योंकि बिना सीजर ऑफ प्रॉपर्टी के तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कोई यूज ही नहीं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं। लाइफ इंप्रिजनमेंट के, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में मनी से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, सो योर ऑल द प्रॉपर्टी इज बीइंग अटैच्ड, राइट, और कन्फिस्केशन भी होता है। उसके बाद में नीचे क्वेश्चन है जो कि 5 उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और एक नीचे केस स्टडी दे रखा है छोटा सा, आपको उस 5 क्वेश्चंस के आंसर देने, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया, किसी कंपनी के 2 डिविजन है, एक असेंबली डिवीजन है और एक फिनिशिंग डिवीजन है। ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं ये असेंबली डिवीजन का है, नीचे जो डिटेल्स आप देख रहे हैं ये फिनिशिंग डिवीजन का है, ठीक है ना, असेंबली डिवीजन और फिनिशिंग डिवीजन। तो ये कॉस्ट है, असेंबली डिवीजन की कॉस्ट अगर हम निकालते हैं बहुत आसान है, 9 लाख कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, पार्ट्स परचेज फ्रॉम मार्केट 5 लाख, वेल्डिंग कॉस्ट 6.5 लाख, असेंबली कॉस्ट 9.5 लाख और फिक्स कॉस्ट, तो इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 5 14 और 6 20 और 21 30, ये आ गई टोटल कॉस्ट 42 लाख रुपए, ठीक है। 42 लाख रुपए इसकी टोटल कॉस्ट है। अब ये क्या करें, जो टोटल प्रोडक्शन है 14,000, उस 14,000 को इन्होंने क्या बोला, 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ असेंबली डिवीजन इज सोल्ड टू द मार्केट। 14,000 का 25% मतलब ये आएगा लगभग 3,500। इसको मार्केट में आपने सेल करा एट द रेट ऑफ 400, ये हमारा सेल्स रेवेन्यू है। किसका? ये सेल्स रेवेन्यू है हमारा वेल्डिंग डिपार्टमेंट असेंबली डिवीजन का। और बाकी जो बचा, बाकी बचा आई थिंक 10,500 यानी 75%, 10,500 ये आपने ट्रांसफर कर दिया फिनिशिंग डिवीजन को एट द रेट ऑफ 370 पर यूनिट। अब अगर हमसे कोई असेंबली डिवीजन की सेल पूछे तो असेंबली डिवीजन की सेल्स हम लोग निकाल लेते हैं। असेंबली डिवीजन की सेल्स हमारी कितनी आएगी, कैलकुलेटर लेते हैं रुको। तो असेंबली डिवीजन का सेल्स हमारा आ जाएगा 3500 इंटू 400, यह आएगा लगभग 14 लाख रुपए। और अगर हम लोग निकालें उस वाले डिपार्टमेंट की, तो 10,500 यूनिट को आपने ट्रांसफर करा है एट द रेट ऑफ 370, सॉरी 10,500 इंटू 370, अरे जस्ट 38,85,000 और अब इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा, प्लस 14 लाख, टोटल रेवेन्यू आ रहा है 52,85,000 और हमारी कॉस्टिंग जो है वो है 42 लाख। तो अगर हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो ये आएगा हमारा 10,85,000 आई थिंक, है ना। और इसको लेस कर लेते हैं 42 लाख, वैसे तो बहुत आसान सा ही है, ठीक है। तो अपना ये असेंबलिंग डिवीजन का प्रॉफिट हो गया, असेंबलिंग डिवीजन का। और अगर अपन फिनिशिंग डिवीजन पे जाए तो इनकी कॉस्ट क्या है, 6 लाख और 1,50,000, 4,50,000, तो 6 और 6 12 लाख, इनकी टोटल कॉस्ट है 12 लाख रुपए, प्लस जो ऊपर से मटेरियल आया तो 38,85,000। अभी हम डिपार्टमेंट वाइज निकाल रहे हैं तो इनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, इनकी टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है, इनकी टोटल कॉस्ट हो गई 38 लाख, वैसे ही कर देते हैं इसको, तो 38 और 12 लाख हो गया शायद 50 लाख, तो 38,85,000 प्लस 12 लाख, 50,85,000, ठीक है। ये इनकी टोटल कॉस्ट हो गई। रेवेन्यू क्या है, 550 यूनिट, 10,500 इनके पास में आई थी, तो 10,500 550, 57,75,000, ठीक है। आ जाओ, अब इन्होंने हमसे क्या पूछा देखते हैं। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द असेंबली डिवीजन, असेंबली डिवीजन की टोटल सेल्स वैल्यू हमने निकाली थी 52,85,000। प्रॉफिट फॉर असेंबली डिवीजन ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 10,85,000। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ फिनिशिंग डिपार्टमेंट ये हमारा आया था 57,75,000 और
फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट पूछा है, तो फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये इनमें से लेस कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -50,85,000, 6,90,000 आ रहा है क्या इसमें, ये रहा 6,90,000। सिंपल क्वेश्चन है, बस हो गया। अच्छा सॉरी, ये 6,90,000 यहाँ नहीं। और लास्ट पूछा टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब देखो प्रॉफिट निकालते समय आप बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम, जैसे यहाँ 6,90,000 आ रहा है, तो हो सकता है आप एक छोटी सी गलती कर दें, ये मत करना आप, इधर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा पता नहीं, लेकिन जनरली मत करना, इन दोनों को जोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो जो यहाँ पे वो यहाँ पे भी आ रहा है ना 370, तो कैसे निकालना टोटल कॉस्ट, कंपनी की टोटल कॉस्ट अगर हम निकालें तो 42 लाख वो थी और 12 ये, तो टोटल कॉस्ट हो गई कंपनी की 42 + 12 यानी 54 लाख रुपए। और कंपनी का रेवेन्यू अगर हम निकालें तो कितना आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था हमारा 52, 85 और 57, यहां से ऐसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू पकड़ोगे 14 लाख, जो बाहर वालों को सेल करा, जो बाहर वालों को सेल करा हमने, बाहर वालों को सेल करा कितना, 14 लाख रुपए में, और प्लस क्योंकि 3500 यूनिट बाहर बेची और ये 10,500 तो यहां पे बिकी ना, तो 57,75,000 यानी 71,75,000, इसमें से माइनस कर देते हैं 54 लाख, तो 17,75,000 का हमारा प्रॉफिट होगा, ये आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि शायद इससे आसान सवाल तो कभी इंस्टीट्यूट ने दिया ही नहीं होगा। आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आप देखो ऊपर आपके पास 30 नंबर का पेपर आ गया, 20 नंबर के 10 न्यूमेरिकल और 10 नंबर के 5 न्यूमेरिकल्स, नीचे सब्जेक्टिव पेपर है। व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर 1 के अंदर है, एज पर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स समराइज व्हाट आर द वेरियस सीआरए फॉर्म्स टू बी सबमिटेड बाय द कंपनी। 4 ही सीआरए फॉर्म होते हैं, सीआरए 1, सीआरए 2, सीआरए 3, सीआरए 4। मॉड्यूल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, पूरा एक टेबल उन्होंने बना रखा है ब्लू कलर का, उसके अंदर उन्होंने सबका डिस्क्रिप्शन दिया है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आइडेंटिफाई द ड्यूटीज ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड्स एज पर प्रोविजन, ये आएगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, बहुत आसान सा क्वेश्चन। डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर फाइलिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको ऑडिट रिपोर्ट का प्रोसीजर बताना है। सीआरए 4 फॉर्म पे, सीआरए 3 और 4 दोनों बता देना, क्योंकि सीआरए 3 में कंपनी को हम लोग रिपोर्ट देंगे और सीआरए 4 में कंपनी आगे रिपोर्ट देगी कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। TR Limited manufacturing unit produces two products A, B and AC. The following information is extracted from the books of accounts. इतना आसान क्वेश्चन है ये, आपके जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें जहां पर हमारे क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग सॉरी कॉस्टिंग वाला, जिसमें कंपनीज के कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग एज पर कंपनीज एक्ट, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें एज इट इज क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, शायद आपको याद आ जाएगा अच्छे से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब मैंने इससे आसान पेपर नहीं देखा, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। हाँ फिगर्स थोड़ी सी डिफर कर सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो इसमें आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसमें बस फिगर्स थोड़ी सी अलग है। वही यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, मशीन आवर्स यूटिलाइज, डिजाइन चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, नीचे रॉयल्टी कितनी कितनी आपने पे करी, यूनिट्स देखो, रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूं वही क्वेश्चन जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड, मशीन आवर्स सप्लाइज, डिजाइन चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, पेड ऑन सेल्स, रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट्स, बिल्कुल सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में सिवाय फिगर्स के। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने, मैंने पहले ही कहा था क्लास के अंदर भी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन जो अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पीछे दे रखे हैं, आप सिर्फ उन्हें करके जाएं, उसके बाहर नहीं आते हैं। सी दिस इज द सेम क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे पीक्यूआर लिमिटेड, आपको कुछ भी नहीं करना, एक बहुत सिंपल सा कॉस्ट अकाउंटिंग 4 जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसमें सब चीजें दे रखी हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में,
आपको सिंपली सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, वहां पे भी है। नीचे चलें, एक और क्वेश्चन। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सी एंड एफ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च द प्रॉफिट इज 8 करोड़ 78 lakhs and 6,000। ये नीचे आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है और आपको रिकंसिलेशन करके बताना है। जून 2016 का अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे एग्जाम का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है विद द स्लाइट चेंजेस इन द फिगर, मतलब नाम मात्र का चेंजेस है फिगर में भी, आपको देख के लगेगा ही नहीं क्वेश्चन अलग है। तो जिस बच्चे ने स्कैनर के क्वेश्चंस कर रखे हैं प्रैक्टिकल या एग्जाम में जो पीछे क्वेश्चंस आए वो करे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, कोई डिफरेंस नहीं। इतना इजी पेपर, मतलब 100% रिपीटेटिव नेचर का पेपर है एज फार एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर कंसर्न। और जो ऊपर हम लोगों ने एमसीक्यू देखे वो आपने देखा कितने सिंपल थे। व्हाट डू मीन बाय द फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ फाइनेंस, सीधा आपको वहां पर फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ फाइनेंस के नाम से नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा फाइनेंशियल फॉरेंसिक ऑडिट के नाम से। तो कंफ्यूज मत होना, जो फाइनेंशियल फॉरेंसिक ऑडिट है वही टॉपिक है, सेम ही टॉपिक है, बस इन्होंने नाम उसको उल्टा करके लिखा जिससे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। अब बच्चे उसमें मॉड्यूल में ढूंढ रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ फाइनेंस क्या होता है, वहां आपको मिलेगा फाइनेंशियल फॉरेंसिक ऑडिट के नाम से। उसकी टेक्निक्स दे रखी है, वो बिल्कुल सेम सिंपल क्वेश्चन है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टेड एज पर मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत ही आसान सा सीधा क्वेश्चन है, सीधा प्रोविजन। हु इज क्वालिफाइड टू कंडक्ट द मैनेजमेंट ऑडिट। अरे बाप रे, इतना आसान पेपर मुझे लगता है कि शायद इंस्टीट्यूट ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं बनाया होगा। Analyze the role of cyber security in protecting the data usages. Identify the role of capacity utilization as a tool of management audit। हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर अलग अलग टॉपिक पढ़े थे, उसमें से एक टॉपिक है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उसका क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं, सीधा आपको बताना है क्या यूज है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इन मैनेजमेंट ऑडिट। Briefly explain the structure of internal control, what are the factors to be considered while designing internal control system। कुछ फैक्टर्स वहां पे दे रखे हैं, सीधा आपको आंसर लिखना है। एन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑडिट ऑफ एनजीओ, राइट, दैट्स इट, पेपर इज। इससे आसान पेपर मुझे लगता है कि शायद कोई कहीं कोई केस स्टडी नहीं है जिसको बच्चे केस स्टडी बोल रहे हैं, ये वाला जिसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे केस स्टडी के नाम पर। मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशंस करनी है और तो कहीं कोई केस स्टडी नहीं है। तो यदि आपका पेपर को आप देखते हैं तो आसान पेपर है, किसी बच्चे ने अच्छी तैयारी करी है, लिखने की उसकी कैपेसिटी अच्छी है, टाइमिंग बहुत जल्दी मैनेज कर पाते हैं और रिटेनिंग पावर अगर आपकी अच्छी है तो बेटा उस केस में ये पेपर आपको आराम से 60+ मार्क्स दिला सकता है। मेरे हिसाब से दिस इज लाइक 5 out of 5 वाला पेपर है रेटिंग के हिसाब से। और अगर आपने अपना पेपर का एनालिसिस करना है तो जो हमने अभी रिव्यू दिया, क्वेश्चन के आंसर कराए, उससे आप अपना वेरीफाई करें एंड यू कैन कैलकुलेट योर मार्क्स। और फिर अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा तो वो भी अलग से आपको अवेलेबल कराएंगे, अगर आपको इस क्वेरीज हमसे पूछना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।